नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हमने एक नया सेशन शुरू किया है, अनुच्छेद, और इसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि क्या है, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, ठीक है। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 32 में क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो अनुच्छेद 32 है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और किस प्रकार रक्षा करता है ये देख लेंगे। अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण घोषित किया गया है। अनुच्छेद 32 के अनुसार, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण घोषित किया गया है। अर्थात अर्थात संसद द्वारा या कोई ऐसा कानून लाया गया जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या अल्पीकरण हो रहा है, तो उसका संरक्षण करने के लिए उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को कुछ शक्तियां दी गई हैं। और सर्वोच्च न्यायालय को स्पेशली आर्टिकल 32 के तहत शक्तियां दी गई हैं, जो जिसमें वो 5 प्रकार की रिट दायर कर सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में यही जो है बात कही गई है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, ये ध्यान रखेंगे। और ये बात भी ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 32 में ही क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को रिट दायर करने की शक्ति दी गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो अनुच्छेद 32 को संविधान के भाग 3 में होना स्वयं एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो अनुच्छेद 32 है उसका भाग 3 में होना स्वयं एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है, यानी मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है अनुच्छेद 32, ठीक है। आगे देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न इस प्रकार कई बार बन चुका है कि किसने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 32 के बाद 33, अनुच्छेद 33, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 33 की बात कर रहे हैं हम। सेना या अर्धसैनिक बल के सदस्यों को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है, जो सेना है या अर्धसैनिक बल के जो सदस्य हैं उनको जो है मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन नागरिकों को नहीं किया जा सकता, ठीक। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 33 हो गया। अनुच्छेद 34 की बात करते हैं। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग गया है या सैनिक कानून लागू हो गया है, तो संसद द्वारा कानून बनाकर उस क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 34 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 34 में, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 34 में ये प्रावधान किया गया है, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया गया है, सैनिक कानून लगाया गया है, तो संसद कुछ ऐसा कानून बनाकर उस क्षेत्र को प्रतिबंध कर सकती है, यानी प्रतिबंधित कर सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 35 की बात करते हैं। अनुच्छेद 35, भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने की शक्ति संसद को दी गई है। देखिए, भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 35 में जो है संसद को शक्ति दी गई है कि जो भाग 3 में जो उपबंध है उनको प्रभावी कर सके, ठीक है, ये अनुच्छेद 35 में कहा गया है। देखिए, हमने अभी अनुच्छेद 32 पढ़ा, तो अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ पे देख लेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है 5 प्रकार की जो है रिट दायर करने की शक्ति दी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेषण। इन्हीं के आधार पर जो है मौलिक अधिकारों के हनन की रक्षा की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। किसमें नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में, ध्यान रखेंगे। नीति डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में है, ये ध्यान रखेंगे। और कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को प्रबंध किया गया है भाग 4 में। अब देख लेते हैं, अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद हैं, पहला है 36, अनुच्छेद 36। देखिए, अनुच्छेद 36 में राज्य की भाषा दी गई है, ध्यान रखेंगे। किसकी? राज्य की भाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 की बात करेंगे, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 37 में क्या बोला गया है, देखिए, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात जो है अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्व है, किसी भी न्यायालय में द्वारा उसको जो है उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती कि ये करना ही करना जो है राज्य का कार्य है। मतलब ये सिर्फ कर्तव्य है
राज्य का, लेकिन उनके ऊपर बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो न्यायालय में आप इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते नीति निषेध तत्वों के अगेंस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये 136 में कहा गया है। ठीक है, यानी अवाद योग्य है ये। ठीक है, ये बोला गया है, मतलब आप इन चीज़ों को लेके न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकारों के हनन के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को जो है मौलिक अधिकारों के हनन के लिए जो है 5 प्रकार की रिट दी गई है, और 226 के तहत हाई कोर्ट को यानी उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को हनन के लिए रिट दायर करने की शक्ति दी गई है। लेकिन जो डीपीएसपी है, जो नीति निषेध तत्व है, इनको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते इनके अगेंस्ट, ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 38 की बात करते हैं, राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 38 में क्या बोला गया है, राज्य जो होगा, राज्य मतलब सरकार की बात की जा रही है, उसका कर्तव्य है कि वो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। ठीक है, अनुच्छेद 38 में ये बोला गया है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 39 में क्या किया गया है, आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो है आर्थिक न्याय सभी को मिलना चाहिए, बराबर समान जो है न्याय मिलना चाहिए। और इसी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अगर इस प्रश्न इस प्रकार बन जाता है कि पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 में है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 39 बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 बहुत बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, जो ग्राम पंचायत होती है उनके गठन की बात की गई है अनुच्छेद 40 में। और ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है, जो ग्राम पंचायतों का गठन है किसके अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 40 में आ रहा है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 41 में प्रबंध किया गया है कि कुछ ऐसी दशाएं, ऐसी कंडीशन है, जैसे कि मान लो बेकारी हो गई, या बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गई, ऐसी दशाओं में जो है जो नागरिक हैं उनको काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है 41 में। ये पहली बात कर चुके हैं कि राज्य के ऊपर ये भारित नहीं है, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ ये राज्य का कर्तव्य है कि कुछ ऐसी दशाएं, जैसे मान लीजिए बेकारी हो गई, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया, तो नागरिकों को उस समय जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ये कौन देगा, राज्य देगा। ठीक है, कर्तव्य है, लेकिन भारित नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते आप, इसके लिए अपील नहीं कर सकते। ठीक है, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 37 में इसकी बात की गई है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 41 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 42, देखिए अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और, इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, राज्य जो है वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 42 में ये बोला गया है, राज्य का कर्तव्य है कि जो ऐसी, जहाँ पर जो कार्य करने की जो जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो न्याय संगत हो और मानवोचित हो, यहाँ पे जहाँ पे जो नागरिक हैं वो जो है आराम से काम कर सकें। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जो है करना ये राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 42 में बोला गया है। और इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि जैसे प्रसूति सहायता, यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाएं होती हैं, जो वर्कर महिलाएं होती हैं, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है दिया जाए, ये राज्य का कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ठीक है, अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया है कि जो मजदूर हैं या उनके लिए जो है निर्वाह करने के लिए, मजदूरी के लिए और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 43 में बोला गया है। आगे देखिए अनुच्छेद 44 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान कानून होना चाहिए। यह अनुच्छेद 44 में बोला गया है, ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा जा चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या एक समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में आती है, अनुच्छेद 44 में आती है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी वृद्धि। ठीक है, अनुच्छेद 46 में बात की गई है जो एससी है, यानी अनुसूचित जाति है या एसटी है, और अन्य दुर्बल वर्ग हैं, ठीक है, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी वृद्धि करेगी कौन,
राज्य करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 46 में ये बोला गया है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47, ठीक है, अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने व लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 47 में ये बोला गया है कि जो है जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करेगा, ये कर्तव्य होगा राज्य का, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया, बस ये चीज़ समझ लीजिए, अनुच्छेद 47 में जो है एक अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन स्तर की बात की गई है कि भाई राज्य कर्तव्य है जो नागरिक हैं उनके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए और उनके लिए जो है एक अच्छा जीवन स्तर की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। इसी में बोला गया जो हानिकारक ड्रग्स हैं, ठीक है, जो हानिकारक ड्रग्स हैं या दवाइयाँ हैं या नशीले पदार्थ हैं उनका निषेध किया गया है इसी में, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 47 में, ठीक है। देखेंगे आगे, अनुच्छेद 47 क्लियर हो गया। आगे देखेंगे अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, अब जो आने वाले हैं सारे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 देखिए, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, कौन, राज्य करेगा। देखिए अनुच्छेद 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में ये बोला गया कि राज्य का कर्तव्य है कि वो कृषि व पशुपालन, ठीक है, कृषि व पशुपालन की ऐसी व्यवस्था करे जिससे जो है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों अपनाकर जो है उत्पादन किया जा सके कृषि एवं पशुपालन में, ये बोला गया है अनुच्छेद 48 में, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 48(1), वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 48(1), पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। देखिए 48(1) में जो बात की गई है, दो बात की गई है, एक तो पर्यावरण की बात की गई है, भाई राज्य का कर्तव्य है वो पर्यावरण का जो है संवर्धन करे, संरक्षण करे, और दूसरा बोला गया है वन और वन्य जीवों की जो है रक्षा करे, ठीक है। जो कार्बेट जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, 48(1) के अंतर्गत, ठीक है, 48(1). तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि पर्यावरण के संवर्धन की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, 48(1) में की गई है, और वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात किस में की गई है, 48(1) में की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 49, सारे इंपोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। देखिए जितने भी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करने का जो कर्तव्य है वो राज्य का होगा। ये किसमें कहा की गई, किसमें बोला गया है, अनुच्छेद 49 में बोला गया है, अनुच्छेद 49 में इसकी बात की गई है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 50, ये अनुच्छेद 50 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई, मतलब जो कार्यपालिका के अधिकार हैं और जो न्यायपालिका के अधिकार हैं या उनके कार्य हैं उनको जो है उनका पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 में, ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 51 में बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है, यानी राज्य का कर्तव्य होगा वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें, ठीक है। तो अब जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ आपको। देखिए पहला तो है 32, ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, और एक होता है 40, अनुच्छेद 40, इसमें जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 40, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, मतलब एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है अनुच्छेद 44 में, ठीक है। फिर आता है 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन के संरक्षण की बात की गई है, 48(1), ध्यान रखेंगे 48(1), इसमें बात की गई पर्यावरण की, पर्यावरण और वन व वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है, ठीक, 48(1) में, ठीक है। और अब हाँ ठीक है, उसके बाद आता है 49, 49, ठीक, 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं या स्थान हैं उनके संरक्षण की बात की गई 49 में। फिर आता है 50, इसमें कार्यपालिका व न्यायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति की या भाईचारा बनाए रखने की जो है बात की गई है, राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है।